अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आपका यूनिट 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग और इसमें टॉपिक है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन है एल्गोरिथम की कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। और ये कैसे लिखा जाता है? रिटन इन सिंपल इंग्लिश। ये इसकी डेफिनेशन का हिस्सा है ये भी कि इट इज़ ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रिटन इन प्लेन इंग्लिश और सिंपल इंग्लिश, सो इट इज़ ईज़िली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चाय बनानी है, बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये याद रखना है एल्गोरिथम। आप पहले इससे आइडिया होगा आपको, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि सबसे पहला जो स्टेप है दैट विल बी टू, आपने लिखना क्या होता है। ये स्टेप्स जो होते हैं एल्गोरिथम की ये नंबर्ड होते हैं, सबको आपने नंबर दे के लिखना होता है। प्लस इनके साथ पहला जो स्टेप होगा वो हमेशा स्टार्ट होगा और आखिरी वाला स्टेप हमेशा एंड होगा या स्टॉप होगा। तो विद इन बाकी स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। स्टार्ट, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने केटल लेनी है। केटल में आपके पास क्या चीज़ होगी, उसमें आप पानी डालेंगे। तो ये वाला आपका थर्ड स्टेप आ गया। फिर आपने उसको आग पे रखना है, तो यू हैव टू पुट द केटल ऑन फायर। इसके बाद है पांचवा जो स्टेप आ जाएगा कि उसमें आपने चीनी और दूध मिलाना है। तो ये तमाम जितने भी आप काम कर रहे हैं उनको हर एक को नंबर दे के लिखना है, अलग लाइन पे लिखना है। स्टेप्स ये इसी तरीके से लिखे जाते हैं। फिर आपको क्या करना है, उसको बॉईल करना है, कुछ देर वो पड़ा रहेगा चूल्हे पे इसी तरीके से। और फिर क्या है, जब ये बॉईल हो जाएगा तो आपको क्या करना है, केटल हटा लेनी है चूल्हे से। तो सेम इज़ दी, ये आपका नेक्स्ट है। और आखिर में आपने जो स्टेप जो लिखना होता है दैट विल बी एंड। तो ये तमाम स्टेप्स होते हैं जो ये एल्गोरिथम में ये नंबर्ड होते हैं और रिटन इन प्लेन इंग्लिश और सिंपल इंग्लिश। आपने अपनी जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं उसमें दैट विल बी योर नेचुरल लैंग्वेज, जो आप यानी कि जो बोली जाती है। तो जो आपके वर्किंग में जो लैंग्वेज काम कर रही होगी आप उसमें लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इंग्लिश को ले रहे हैं तो इंग्लिश में हम लिखेंगे। अब ये क्या होता है कि जी जितने भी स्टेप्स हैं स्टार्ट से आपने शुरू करना होता है और आखिरी स्टेप एंड होता है। बाकी उनमें आपने विद इन जो स्टेप्स आते हैं वो लिखने होते हैं। तमाम जो हैं नंबर से आपने उनको अलग लाइन पे लिखना होता है। तो ये एल्गोरिथम के कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमने डेफिनेशन में पढ़े हैं। इसके बाद बात हो रही है कि वी कैन आल्सो सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो हम ये ऊपर तो बहुत सिंपल सा एक एल्गोरिथम था जो चाय बनाने के लिए था। तो जो कंप्यूटर के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं यानी कि जो प्रोग्रामिंग की जाती है, तो उसके लिए ये बेसिक क्या है, उसको फार्मूलेट करने का एक तरीका है जिसे आप जिसका सलूशन की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो आप उस प्रॉब्लम के मुताबिक कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे फिर इनपुट क्या होगा, प्रोसेसिंग कैसे होगी, आउटपुट, ये तमाम आप प्रोसीजर जो है वो सिंपल या प्लेन इंग्लिश में लिखते हैं और उसको आप एल्गोरिथम का नाम दिया जाता है। फिर इन एल्गोरिथम्स को हर एक स्टेप को अंडरस्टैंड करते हुए, इस पर अमल करते हुए आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं। एल्गोरिथम जो है वो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब डू यू नो में आप देखें तो वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम नेम ऑफ अरेबिक राइटर मोहम्मद इब्न मूसा अल ख़वारज़मी ने ये लफ्ज़ पहली दफ़ा यूज़ किया था। हु वाज़ ए मुस्लिम साइंटिस्ट, और मोहम्मद इब्न मूसा अल ख़वारज़मी, तो उसने ये लफ्ज़ जो है वो पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया था, वर्ड एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम्स का रोल क्या है, यानी कि इनका क्या की पॉइंट क्या है। दे कैन प्ले ए वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कैसे कि ये स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए कि आप पहला स्टेप क्या होगा, फिर इससे अगला स्टेप, फिर आपने क्या करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, तो ये हमें गाइड करता है, इसलिए कि रोल जो है इनका होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में।
इट इज़ ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्यूशन। जितना भी आपने काम करना है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो तमाम इसमें बयान किया गया होता है इन स्टेप्स। तो आप उनको फॉलो करते हुए सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। Usually a computer programmer first writes an algorithm and then translates it into code of some programming language। तो होता ही ये प्रैक्टिस की जाती है, जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है, उसका सबसे पहले आप क्या करते हैं, एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम दैट इज़ रिटन इन प्लेन इंग्लिश, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, और उसको पे बाद में फॉलो करते हुए क्या किया जाता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका कोड लिखा जाता है। मींस के उस पर अमल करते हुए कि हम सबसे पहला काम हमने क्या करना है, तो उसके मुताबिक फिर कोडिंग की जाती है। ये याद रखना आपने कि एल्गोरिथम का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है दैट विल बी कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिथम बनाया जाता है और इसके बाद एल्गोरिथम सिंपल स्टेप में लिखा जाए, और इन्हीं स्टेप को जब आप एक डायग्राम की सूरत देते हैं वो फ्लो चार्ट कहलाती है। ये भी आपने याद रखना है। और कभी ये होता है कि जो प्रोग्राम जो बनाया जाता है तो फ्लो चार्ट पहले बना लेते हैं और फिर उनको फ्लो चार्ट को एल्गोरिथम, तो ये प्रैक्टिस भी कई जगह पे की जाती है कि आपने एक फ़्लो चार्ट बना लिया और उस फ्लो चार्ट को क्या करेंगे आप फिर बाद में एल्गोरिथम बनाते हैं। तो दोनों प्रैक्टिसेस हैं कि आप पहले एल्गोरिथम लिखें फिर उसका फ़्लो चार्ट बनाएं, और या फिर फ़्लो चार्ट है। और तो यहाँ पर जो रोल ऑफ एल्गोरिथम जो बताया गया वो आफ्टर द फ़्लो चार्ट बताया गया कि फ़्लो चार्ट बनाने के बाद आप क्या करते हैं, उन्हीं को एक सिंपल स्टेप्स में लिख लेते हैं जो एल्गोरिथम की सूरत में आ जाता है, और फिर उस पर प्रोग्रामिंग की जाती है, कंप्यूटर प्रोग्राम कोड किया जाता है। आगे उसकी फार्मूलेशन के लिए बताया गया है कि स्टार्ट होगा, इनपुट के लिए आपको क्या करना है, सेट जो होगा वो ये नोटेशंस हैं, यानी कि ये वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। इफ़ एल्स अगर आप यूज़ करें तो उसका क्या मतलब होगा, कहाँ पे यूज़ करना है, गो टू, और इसी तरह तरीके से आउटपुट और स्टॉप का क्या मतलब है। ये तमाम ये नोटेशंस का मतलब ये होता है कि ये वर्ड्स एल्गोरिथम में यूज़ किए जाते हैं, इनका वहाँ पे स्पेसिफिक मीनिंग है। तो जब आप एल्गोरिथम लिखते हैं, अब आगे एग्जांपल्स आ रही हैं, तो काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जिस तरह फ़्लो चार्ट्स की थी। तो हम जो है यहाँ पे सेशन में कुछ इंक्लूड करेंगे, 2-3, और बाकी आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। तो स्टेप 1 ये आपको पहले से पता है कि जो एल्गोरिथम के स्टेप्स होते हैं दैट आर नंबर्ड, और हर एक लाइन पे एक अलग स्टेप आप लिखते हैं नंबर के साथ। तो पहला जो यहाँ पे एग्जांपल है एल्गोरिथम की, ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, टू फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। प्रॉब्लम ये है कि आपने 5 नंबर्स कंप्यूटर को इनपुट करने हैं और उन पर फिर उनका सम आप फाइंड करेंगे, फिर उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट आएगा, और फिर एवरेज भी आपने फाइंड करनी है। तो एवरेज का आपको फार्मूला पता है कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं। तो आपने या सम ऑफ आप कह सकते हैं कि क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, तो ये एवरेज का फार्मूला है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम के मुताबिक आपने क्या करना है, 5 नंबर्स इनपुट करने हैं। तो पहला स्टेप जो एल्गोरिथम में होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है। सेकंड स्टेप विल बी कि आपने इनपुट करनी है, 5 नंबर आपको चाहिए, उनको कौन से वेरिएबल्स में ले रहे हैं आप। यहाँ पे आपको बताया गया है कि N0, N1, N2, N3, N4। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 वेरिएबल्स हैं जिनमें आप नंबर इनपुट कर रहे हैं, और इन वेरिएबल्स में नंबर स्टोर होगा। फिर आपको सम फाइंड करना है। सबसे पहले आप स्टेप 3 में जब जा रहे हैं तो आपने बताया कि सेट सम टू, तो यहाँ पर क्या करेगा, सम की वैल्यू क्या होगी कि सम में आपने उसका फार्मूला लिखा इज इक्वल टू दैट विल बी ये कि इन तमाम नंबर्स को जो वेरिएबल्स में स्टोर थे उनको प्लस कर देंगे। तो इन वेरिएबल्स को आपस में प्लस करेंगे तो वो वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी। फिर प्रोडक्ट के लिए आपने क्या किया, स्टेप 4 में आए तो यहाँ पे आपने क्या किया, प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू
यहाँ पे आपने बता दिया, उसको वैल्यू सेट कर दी कि तमाम नंबर्स जो इन वेरिएबल्स में हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो आपने सब वेरिएबल्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद एवरेज का क्या है कि आपने उन तमाम नंबर्स को प्लस करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, कितने टोटल नंबर कितने थे, तो यहाँ पर आपने एवरेज का ये बता दिया। इसके बाद आपको आउटपुट में सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए और एवरेज, तो ये वेरिएबल सम में जो सबका प्लस जो होगा वो आ जाएगा, प्रोडक्ट में उसकी वैल्यू आ जाएगी जो प्रोडक्ट में फार्मूला कैलकुलेट करके बताएगा, और आखिर में एवरेज है, एवरेज भी आपके आउटपुट में शामिल है। तो आखिर में ये आपका स्टेप जो है 7 दैट विल बी एंड, तो हमेशा जो आखिरी स्टेप होगा वो एंड होगा किसी भी एल्गोरिथम का। तो ये फर्स्ट एल्गोरिथम की एग्जांपल थी जिसमें सम, प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड करने का आपने बताया कि क्या स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप चलेंगे। यहाँ पे इसी की आपको बताया गया कि उसी का डिस्क्रिप्शन बताई गई इस पैराग्राफ में, जो आप रीड आउट करेंगे जो हमने अभी बात की। इसके बाद देखें एक्टिविटी। एक्टिविटी में फिगर शोज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स, और यहाँ पे ये जो नंबर बताए गए हैं इन तमाम की एवरेज फाइंड कर रहे हैं आप। तो एवरेज किस तरीके से फाइंड की जाती है, कैलकुलेटिंग एवरेज आपको बताया है, एक्टिविटी बताई है। राइट एन एल्गोरिथम विद दीज फिक्स्ड वैल्यूज टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले average values. Note that in this case no input is required from the user. तो आपको यहाँ पर जो एग्जांपल देखी है इसमें आप यूज़र से इनपुट ले रहे थे, इनपुट 5 नंबर्स, क्योंकि आपको नंबर पहले से नहीं बताए गए थे, कोई भी रैंडम नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे आपको फिक्स नंबर बताए गए हैं, तो इनके लिए आपने, तो यहाँ पे इनपुट आप यूज़ नहीं करेंगे, यू हैव टू टेक दी वैल्यूज़ फ्रॉम by default you have to set the values, you don't have to take the values from user। आपको यूज़र से वैल्यू नहीं लेनी, तो आप इनपुट यूज़ नहीं करेंगे। ये आपकी एक्टिविटी है कि आपने इस तरीके का एक एल्गोरिथम लिखना है जिसमें ये तमाम नंबर्स होंगे, तो वहाँ पे आपको इनपुट नज़र नहीं आएगा, यू जस्ट हैव टू सम दी नंबर्स एंड यू हैव टू डिवाइड दी टोटल नंबर्स कितने हैं उन पे आपने डिवाइड करने, आपको ये चीज़ आ जाएगी। एवरेज का आपने ये एक्टिविटी करनी है कि इसका एल्गोरिथम लिखना है। सेकंड आप देखें तो ये आपको 2 men are walking while they are forcing their carts, तो इसमें आप देखें तो पहला जो आदमी है वो फोर्स किस तरीके से लगा रहा है, वो नॉर्मल फोर्स है, जबकि ये जो आदमी जो इस पोजीशन में है ये क्या कर रहा है, ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। तो to find acceleration of moving object with given mass and applied force, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का कितना वज़न कितना है, यानी कि इनका जो टोटल मास है वो कितना है, वो seems to be the same, लेकिन जो इन पर फोर्स अप्लाई हो रही है दोनों मुख्तलिफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो आदमी है ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर, और ये ये कम फोर्स अप्लाई कर, और ये वाला ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर जहाँ पे 2F बताई गई है। तो अब आपको जस्ट ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे गिवन है कि एक ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और एक कम। आपने जो एल्गोरिथम लिखना है वो क्या है कि एक्सेलरेशन फाइंड करनी है एक मूविंग ऑब्जेक्ट की, जहाँ जिसका मास गिवन होगा और उस पर जो फोर्स अप्लाइड होगी वो भी आपने यूज़र से लेनी है। तो स्टार्ट हमेशा पहला स्टेप एल्गोरिथम में स्टार्ट होता है। सेकंड में आपने इनपुट लिया यूज़र से, नंबर्स जो आपको नंबर्स में होंगे ये दोनों वैल्यूज़, मास होगा वो भी नंबर है, और फोर्स उस पर कितनी अप्लाई हो रही है वो भी नंबर में होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 अब फोर्स इसमें डबल है और इसमें सिंगल है, तो कितनी है वो यूज़र से आपने वैल्यू लेनी है, और मास कितना है वो भी इन कार्ड्स का जो भी। इसके बाद यूज़र से ये वैल्यू लेने के बाद क्या होगा, आपने फार्मूला बताया कि एक्सेलरेशन किस तरीके से आती है आपको, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं।
देन यू हैव टू मूव टू फोर्थ स्टेप, जो क्या है कि आउटपुट एक्सेलरेशन। आउटपुट आप बता रहे हैं कि आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, और फिर आपका ये एल्गोरिथम जो है वो एंड हो रहा है। तो इसकी नोटेशंस आप साथ में यूज़ करें, इनपुट, स्टार्ट, एंड और आउटपुट, ये तमाम नोटेशंस हैं एल्गोरिथम्स की, ये वर्ड यूज़ होते हैं, तो इनका स्पेसिफिक जो पर्पस है वो डिफाइंड है। के बाद यहाँ पे क्यूब आपने फाइंड करना है, और इस तरीके से आप देखते हैं तो पैरेललोग्राम वाला हम देख लेते हैं। ये एक्टिविटी देखें, एक्टिविटी 1.7 पहले ये हम देख लेते हैं। चेंज द अबव एल्गोरिथम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड स्फीयर। ये स्फीयर में जो वैल्यू बताई गई है, आपको क्या करना है, सिलेंडर में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने फाइंड करना है। यहाँ पे आपने क्यूब का वॉल्यूम फाइंड किया हुआ था, तो फार्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। दी फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो कितना है, और फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो कितना है, दोनों बोथ आर डिफरेंट। तो आपको ये फार्मूलाज यूज़ करने, रेलिवेंट फार्मूला विल बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक जो आपने जिसका वॉल्यूम फाइंड करना है उस शेप के लिए। तो ये यहाँ पे एक्टिविटी बताएगी, आपने एल्गोरिथम इनके लिए लिखना है, जहाँ पे आपको रेडियस वगैरह जो यूज़र से लेना होगा, जबकि यहाँ पे आपको साइड था जो वॉल्यूम आप फाइंड कर रहे थे। तो फार्मूला की चेंज के मुताबिक आपको इनपुट भी यूज़र से वही लेनी है, ठीक है। इसके बाद टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये एक एल्गोरिथम है जिसमें आप पैरेललोग्राम जो है वो फाइंड करें, उसका एरिया फाइंड करें। तो स्टार्ट हमेशा पहला स्टेप होगा। फिर आपने यहाँ पे आपको क्या चीज़ चाहिए, फार्मूला के मुताबिक आपको दो नंबर्स वो वैल्यू इनपुट लेनी है, वन विल बी बेस एंड द अदर विल बी हाइट, क्योंकि पैरेललोग्राम का फार्मूला है एरिया फाइंड करने के लिए बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस कितनी है पैरेललोग्राम की और हाइट कितनी है, ये आप इस तरीके से क्या करेंगे, इसका ये इनपुट यूज़र से लेंगे। थर्ड स्टेप में आपने एरिया को डिफ़ाइन किया कि एरिया विल बी इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। फिर आपने आउटपुट लिखा कि आउटपुट आपको क्या चाहिए, एरिया, तो एरिया विल बी योर आउटपुट, और ये आपका इस तरीके से एल्गोरिथम जो है कंप्लीट होता है। आखिरी स्टेप हमेशा एंड होता है। अच्छा, अब ऊपर वाला जो आपको फार्मूला है जहाँ पे आपने पैरेललोग्राम फाइंड किया, उसमें आपने देखना कि ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है। रोम्बस एक शेप होती है उसका, या ट्रेपेजियम भी कहते हैं, उसका आपने उसका एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए जो फार्मूला होगा रेलिवेंट आपने वो लिखना है, और ये आपकी एक्टिविटी है कि आपको इसके मुताबिक चेंज करना है इन दोनों शेप्स के लिए। नेक्स्ट आपका इसी तरीके से आप रीड आउट करेंगे, इनको आप प्रैक्टिस भी करेंगे। डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ 3 गिवन नंबर्स, 3 नंबर गिवन है, उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो ये आपका इसके पैरेललोग्राम के बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पे आया था नंबर 5, ये आपका 3 नंबर्स में से एक नंबर जो बड़ा है वो आपने बताना है। यूज़र से इनपुट लेंगे और उन वैल्यूज़ में से बड़ी वैल्यू जो होगी वो आउटपुट आएगी। तो ये आपका इसमें एल्गोरिथम था। इसके बाद जो आता है असाइन ग्रेड टू ए सब्जेक्ट बेस्ड ऑन दी अचीव्ड मार्क्स। तो ग्रेडिंग आपने करनी है, ग्रेड आपने डिफ़ाइन किया हुआ है इनमें इफ़ एल्स की मदद से, कि आपने नंबर्स यूज़र से पूछने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं। फिर आपने पहले उनकी परसेंटेज फाइंड करनी है, और परसेंटेज के मुताबिक आपने एलोकेट करना है कि उनका ग्रेड क्या बनता है। तो ये आप देख लें, ग्रेड में इफ़ एल्स का वर्ड यूज़ किया। इफ़ एल्स का मतलब ये है कि आपने बताया, एक कंडीशन बता दी कि यहाँ पे आप बताएंगे कि इसमें कितनी, इस यूज़र की परसेंटेज कितनी थी। अगर वो 80 से अबव है तो उसका ग्रेड A+ होगा। अगर वो एल्स इफ़ का मतलब है कि इसके अलावा अगर, ठीक है, इफ़ अगर, और एल्स यानी कि अगर वाली बात दुरुस्त नहीं होती तो एल्स कोई और केस आप बता दें, एल्स इफ़, फिर एल्स इफ़, और इसी तरीके से आखिर में जाके आपने एल्स बताया कि एल्स
आखिरी ये जो एल्स होता है, एल्स के बाद अगर आप इफ़ लगा देते हैं तो इसका मतलब है उस इफ़ के बाद एक और एल्स भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप जितनी टाइम्स ये करेंगे, आपको ज़्यादा टाइम्स जो है वो अलग अलग आपने कंडीशंस बताई हैं, तो इसमें से कोई भी एक दुरुस्त होगी। एक वक्त में तमाम दुरुस्त नहीं होंगी, कोई एक जो है वो ट्रू होगी तो वो अप्लाई हो जाएगी। तो ये इफ़ एल्स का आप जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। के आपके पास डिफरेंट कंडीशंस हैं अंडर इफ़ एंड एल्स, और उसमें से जो भी ट्रू होगी तो उसके मुताबिक वो कैलकुलेट करेगा प्रोग्राम। फिर आपके पास आउटपुट जो आएगा वो ग्रेड आ जाएगा कि अब यूज़र की वैल्यू वो देखेगा परसेंटेज फाइंड करके, उसमें जो ऑब्टेन मार्क्स बताए थे डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और जो टोटल मार्क्स थे वो भी बताए थे, और फार्मूला के मुताबिक परसेंटेज फाइंड की। फिर वो देखेगा कि वो किस पे लाई करती है, आइदर वो 80 से अबव है, 70 से अबव है, 60 से अबव है, या किस तरीके से। फिर उसके मुताबिक उसको ग्रेड एलोकेट करेगा। अगर वो फेल है तो ग्रेड एफ उसका जो है वो अप्लाई करेगा। तो ये आपका इफ एल स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए एक एल्गोरिथम था। एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, विद इन एक्सरसाइज भी कुछ होंगे, तो आपको इन एग्जांपल्स में से भी कुछ आ सकता है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एल्गोरिथम आपको गिवन होगा, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और उसके मुताबिक उसका एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट आपको बनाना होगा। तो एल्गोरिथम जो है वो आपको पता है, उसका जब आपको प्रोसीजर पता चल गया तो इनको समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, दैट विल बी फ्रूटफुल टू यू, और आपके लिए आसानी रहेगी। क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको गिवन होती हैं उन सब का ये भी हो सकता है एक ही प्रॉब्लम गिवन हो, उसका फ़्लो चार्ट भी बनाना हो और एल्गोरिथम भी। तो ये तमाम आपके फर्दर इसमें इंक्लूडेड हैं जितने भी आपने रीडिंग में करने हैं। इसके बाद जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी किसकी बात हो रही है, एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, वो क्या है जी। तो एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम में देखिए तो आपको यहाँ पे यानी कि किस पे डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे इसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है। तो सबसे पहला जो बताया गया है यहाँ पे, देयर आर मोर देन वन एल्गोरिथम्स टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम्स, कि अब एल्गोरिथम जो है वो क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, हो सकता है किसी ने उसी प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम लिखा और वो डिफरेंट हो, बट बोथ में भी जो उसमें ट्रू वर्किंग कर रहे हों। कि एक आप लिख रहे हैं, एक प्रॉब्लम है, उसके लिए मल्टीपल एल्गोरिथम्स हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के, जिस तरीके से तरीके मुख्तलिफ हैं तो एल्गोरिथम भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट है वो सेम होगा। तो इसी तरीके से विच वन इज़ बेटर ये डिपेंड करता है कि अगर किसी में एल्गोरिथम में उसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो क्या है, अगर नंबर ऑफ़ स्टेप्स एक तरफ कम है दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा हैं तो आपको कम स्टेप्स में रिज़ल्ट जल्दी मिल रहा है तो ये एफिशिएंट होगा, और कहीं पे आपको उसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और रिज़ल्ट उनमें इसमें टाइम लगेगा। तो ये एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, दो मैट्रिक्स हैं जिन पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि एल्गोरिथम आपका कितना एफिशिएंट है, कितना फास्ट वर्किंग है। तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स जहाँ पे आपको कम होंगे वहाँ पे वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। अगर ज़्यादा है नंबर ऑफ़ स्टेप्स किसी एल्गोरिथम के तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, तो वो इतना एफिशिएंट नहीं कहलाएगा। दूसरा इसमें जो मैट्रिक्स उन्होंने बताया है वो क्या है, दूसरा फैक्टर है स्पेस यूज्ड इन दी कंप्यूटर मेमोरी। अब जहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टेप्स ज़्यादा होंगे तो उसके मुताबिक जो प्रोग्राम लिखा जाएगा वो क्या होगा, वो भी ज़्यादा मेमोरी लेगा, और जहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम है तो वो उसके मुताबिक जो कोडिंग है वो भी कम होगी, कम लाइंस में होगी, तो वो कम मेमोरी लेगी, और उसमें लोडिंग टाइम जो है उसको रन करते हुए प्रोग्राम को वो कम लेगा। तो दैट मीन्स कि ये भी एफिशिएंसी में जितनी वो स्पेस ले रहा है, जितनी मेमोरी ले रहा है कंप्यूटर में, वो भी डिपेंड करता है, उसकी एफिशिएंसी को इफ़ेक्ट करता है। अब एग्जांपल बताई गई है कि यहाँ पे आपने एल्गोरिथम्स आपके पास
दो हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक एल्गोरिथम है कि आपने n स्टेप्स करने हैं। n स्टेप्स का मतलब है कि डिफरेंट n में बी नंबर ऑफ स्टेप्स। अब वो उसकी वैल्यू 5 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। दी अदर एल्गोरिथम उसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पहले में 3 स्टेप्स हैं और यहाँ पे 3 का स्क्वायर स्टेप्स हैं सेकंड। उसके एल्गोरिथम अलग अलग हैं बट प्रॉब्लम इज सेम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो एल्गोरिथम हैं। n की वैल्यू अगर आप 3 लेते हैं और दूसरी तरफ जो सेकंड एल्गोरिथम है उसी प्रॉब्लम का, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो 3 का स्क्वायर हैं, तो एक तरफ 3 स्टेप हो जाएंगे, एक तरफ 9 स्टेप्स हैं फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको जो पहले वाला फार्मर का यहाँ पे मतलब है इज़ कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट। ये पहले वाला जो एल्गोरिथम है वो इसमें कम स्टेप्स हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा बनिस्बत दूसरे के जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हैं। तो वी नीड टू कंप्यूट दी फॉलोइंग एग्जांपल है। आपने ये तमाम जो नंबर्स हैं 1 से लेकर 99 तक इनको जमा करना है। हाउ कैन वी फाइंड दिस आंसर? आपको ये कैसे ये आंसर मिलेगा? डिफरेंट माइंड्स कैन फाइंड डिफरेंट सोल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम। अब मुख्तलिफ जहनों में मुख्तलिफ इसके जवाबात आएंगे, मुख्तलिफ तरीके से हल करने का तरीका जो उनको आएगा। तो हर जहन क्योंकि डिफरेंट है दूसरे से, तो सबका सोल्यूशन में भी डिफरेंट फॉर द सेम प्रॉब्लम। वन सोल्यूशन इज़ टू स्टार्ट एडिंग नंबर फ्रॉम बिगिनिंग। एक तो तरीका ये है कि आप इन तमाम नंबर्स को शुरू से जमा करना स्टार्ट करते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, एडिंग टिल एंड, और आखिर तक आप इनको जमा करते जाते हैं। अदर सोल्यूशन इज़ टू स्टार्ट मेकिंग पेयर्स। दूसरा तरीका यह है कि आप इनका पेयर बना लें कि 1 + 99, 2 + 98, इस तरीके से कि एक सेकंड लास्ट और एक वाला सेकंड, फिर थर्ड लास्ट और थर्ड, फिर फोर्थ लास्ट, और इस तरीके से, यानी कि दोनों एंड से आपने उनको पेयर्स बनाना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से आप उनको ऐड करें। वेयर ईच पेयर गिव्स आंसर 100, जहाँ पे हर एक पेयर आपको 100 आंसर करेगा। वी काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स एंड मल्टीप्लाई दैट काउंट विद 100। फिर हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को काउंट करते हैं, पेयर्स कितने हैं, और उनको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, काउंट दैट और मल्टीप्लाई दैट काउंट विद 100। क्योंकि हर एक पेयर आपको 100 प्रोवाइड कर रहा है ना, तो जितने पेयर्स बनेंगे उन तमाम को आपने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल जो उसका रिज़ल्ट है वो मिल जाए। एंड देन इन रिज़ल्ट वी ऐड 50 एज इट इज़ नोवेयर इन एनी पेयर। और 50 किसी भी पेयर में नहीं आएगा क्योंकि तो हमें अलग उसको जमा करना पड़ेगा, तो 50 हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 50 का कोई साथ में जमा करने के लिए नहीं है ना। 50 जहाँ पे होगा उसके साथ में आपको जो जमा करना पड़ेगा वो तो आपका बनता है, जो 100 बनता है वो है कोई नहीं, तो आपको क्या करना है फिर, या 50 के बजाय उसका 50 बनता है, 50 दो आएंगे नहीं, एक दफ़ा ही आएगा, तो 50 के बजाय फिर 49 होगा, तो पूरा 100 बनता नहीं है, इसलिए 50 को अलग रख लिया था, वो आखिर में जमा करेंगे। और ये दूसरा सलूशन हो गया। तीसरा जो हल है उनका वो ये है कि आप फार्मूला इस्तेमाल करें, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला कैसे काम करता है कि आपके पास टोटल नंबर कहाँ तक हैं, ठीक है, आपका आखिरी नंबर आपका कौन सा है, वो n है, यानी कि 99 है। अगर होता 100 होता तो हम 100 कहते, जो भी नंबर है वो, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, आखिरी नंबर वही जो आपके इसमें काउंट में है उसमें एक जमा कर देना है। तो यहाँ पे 99 था, 99 + 1 100 हो जाएगा, 99 से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर रख के और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो वेयर n इज़ दी लास्ट टर्म, जो भी आपका लास्ट नंबर होगा। ये सोल्यूशन यहाँ पे इसके मुताबिक क्या आएगा, 99 इंटू 99 + 1, ये इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते डिवाइड करके रहे हैं 2 पे, तो ये फार्मूला है।
तो इसमें आपके पास 3 सॉल्यूशन हैं इसमें, इस प्रॉब्लम में, कि आप उनको एक एक करके जमा करें, उनके पेयर बना लें, या फिर आप फार्मूला यूज़ करें। तो थर्ड वन जो आपको, जिसमें बहुत कम टाइम लगेगा, वो है आप अगर फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये तरीका है कि आपका जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप क्या करें, फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत कम टाइम लगेगा, तो आपको कैलकुलेशन इसमें करना आसान हो जाएगी। तो ये फर्दर जो एल्गोरिथम से रिलेटेड अगर कुछ है, एक्टिविटी है, इसको आप रीड आउट करेंगे। कंपेयर द एल्गोरिथम 9 जो आपको पहले बताया गया है, एल्गोरिथम नंबर 9, और उसको इससे कंपेयर करना है विद फॉलोइंग वन एंड ट्राई टू फाइंड विच वन इज़ एफिशिएंट। यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा एफिशिएंट है, इसको एल्गोरिथम नंबर 9 से आपने कंपेयर करना है, और इनमें से जो एफिशिएंट होगा वो आपने बताना है कि किस में नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम है, कहाँ पे फार्मूला वगैरह, ये तमाम बातें आपने देखनी है। इसके बाद एक और जो इसमें चीज़ आ रही है वो है डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के फ़ायदे और उसमें नुकसानात भी बताए गए हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं फ़्लो चार्ट के, एल्गोरिथम के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ये आपका इसमें फर्दर यहाँ तक आपका टॉपिक आ चुका था। ये आप रीडिंग करेंगे तो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जो एग्जांपल्स हैं फ़्लो चार्ट की और एल्गोरिथम की, तो ये तमाम आपके विद इन एक्सरसाइज अगर कुछ चीज़ें हैं या एग्जांपल्स में हैं तो ये तमाम चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। आई होप सो यू गॉट इट। अस्सलाम वालेकुम।